मेरे भाई, अगर आपका भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 का 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच होने वाला है तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी वही प्रश्न है जहां से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। और मेरे भाई, क्या पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आप लोग क्लास को लाइक करते चलिएगा, जिससे कि हमें पढ़ाने में और भी अच्छा लगे मेरे भाई, क्योंकि आज हम लोग टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखो, हाल ही में किस देश ने 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी की? तो बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा भारत हो पाकिस्तान हो जाएगा। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिएगा चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है ना भैया, वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप हमें बताइएगा WHO का मुख्यालय कहाँ है? आप हमें बता दीजिएगा मेरे भाई, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये 2 कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिएगा पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। भारत का पहला सूर्य मिशन किस नाम से जाना जाता है? आदित्य L1। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल आपके सामने है। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को यहाँ पे ड्यूल ईयर घोषित किया? मेरे भाई बताइएगा 6 नंबर सवाल का जवाब। तो ये फ्रांस ने किया है, भारत और फ्रांस ने। चलिएगा यहाँ पे प्रश्न आया है, 2026 एशियाई खेल का आयोजन किस देश में होगा? 2026 का एशियाई खेल का आयोजन मेरे भाई किस देश में होगा? बताइएगा जल्दी से। तो वो हो जाएगा जापान में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल है। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2026 चयन समिति में निम्न में से कौन से सदस्य थे? 8 का बताएंगे तो वो थे PR श्रीजेश। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल आ चुका है यहाँ पे। 2026 पुरुष T20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से 2 देश कर रहे हैं मेरे भाई? 2 देश हैं, जिसमें कि यहाँ पे भारत और श्रीलंका है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न आ चुका है, NPCI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? NPCI का जो पूरा नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। चलिए मेरे भाई 11 नंबर सवाल आ चुका है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो माइकल फेराडे ने किया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल आ चुका है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 12 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? फाई बराबर क्या होता है? B × A फॉर्मूला होता है। बी का मात्रक वेबर बाई मीटर स्क्वायर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। ये से ये कट जाएगा तो बचे यहाँ पे वेबर बचेगा। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिएगा 14 नंबर सवाल है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ही मात्रक भैया मूल मात्रक है? मूल मात्रक 7 होते हैं, बताइएगा कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो आप बताओगे केल्विन जो है ना, यह एक मूल मात्रक है मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग होता है लैक्टोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा 17 नंबर सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मेरे भाई बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा।
देखो प्रश्न है वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हाइग्रोमीटर का। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। मेरे प्यारे भाई एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, जितने साथी देख रहे हो ना प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। पहली बार जुड़े हो ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बहुत सारे साथी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे भाई आप देख रहे हो ना एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाए। देखो भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल का जवाब बता दो। यहां पे है यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बताएंगे। तो किया गया कार्य यहां पे 0 होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में किसके पास गतिज ऊर्जा होती है, किसके पास गतिज ऊर्जा होती है, तो वो होती है चलता हुआ पंखा में भैया गतिज ऊर्जा होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, क्या आपने नहीं पढ़ा है। 1 HP बराबर जो है वो 746 वाट होता है। तो क्या आपका सही जवाब भैया ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हाँ मेरे भाई चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए। एक मशीन जो है वो 1200 जूल कार्य 4 सेकंड में करती है, तो उसकी शक्ति क्या होगी, यानी कि P क्या होगी। तो P बराबर W/T होता है। W हमारा 1200 दिया गया है, टाइम जो है 4 सेकेंड है, 4 एकम 4, 4 तिया के 12 और ये 2 जीरो लगा दो, तो P बराबर हमारा क्या होगा, P बराबर 300 और यहाँ पे शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो W लगा दो। तो आपका जो सही जवाब होगा ना वो 300 वाट हो जाएगा। ओके चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए 12 mv² फॉर्मूला है, 12 mv²। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है मेरे भाई, बता दो जल्दी से। ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग है, एक बार जल्दी से सभी साथी बताएंगे। तो आप बता रहे हो भैया ध्वनि जो है ना ये अनुदैर्ध्य तरंग है। करेक्ट आंसर बी होगा, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है यदि ध्वनि की आवृत्ति 25,000 हर्ट्ज है तो वह क्या कहलाएगी, पराश्रव्य ध्वनि कहलाएगी। क्या मेरे भाई पराश्रव्य ध्वनि। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा जीव है जो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके अपना मार्ग खोजता है, तो चमगादड़ जानते हो ना भैया, चमगादड़ रात में भैया अपना जो है ये मार्ग प्रदर्शित करता है। सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताएंगे। 28 का सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है भैया, तो ये किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। यहां पे बी हो जाएगा। लाइक करते जा रहे हो सभी साथी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा दर्पण हमेशा आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता। यहाँ पे देखो अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और ये छोटा भी प्रतिबिंब बन रहा है तब आप लोग बता के चलोगे भैया ये तो उत्तल दर्पण हो सकता है, जैसे ही छोटा बना और यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब और आभासी भी बन गया। चलो बता दो। यहाँ पे प्रश्न है कि सेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज होता है। और वाहनों में ड्राइवर के पास उत्तल दर्पण का यूज होता है। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों का मिश्रण है। इंद्रधनुष के बारे में पढ़े हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण में। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं, यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया, वैलेंसी पूछा गया। मेरे भाई बताइएगा क्या हो जाएगा। आप बता रहे हो भैया 4 लगा दो, तो हम भी लगा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा प्रश्न है सिरके में मुख्यतः कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल ये तीनों का मिश्र धातु है। अगर मैं बात करूं तांबा और यहाँ पे जस्ता है तो ये पीतल हो जाएगा, और तांबा एवं टीन है तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा भाई, कांसा हो जाएगा। क्या होगा, कांसा हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि कांसा किसका मिश्र धातु है, तो जस्ट मैंने बताया टीन जिसमें आए कांसा लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। भैया चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जल्दी बता दो। धातु होना चाहिए, बता दो क्या हो जाएगा, सोडियम। ऑप्शन नंबर बी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में तो सोना चाचा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिएगा अगला प्रश्न है 10% ऊर्जा नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो 10% ऊर्जा का जो नियम है ये दिया था लिंडमैन ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O3 से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ओजोन का सूत्र भी O3 होता है, तो ये आसान था। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? अब यहाँ पे O3 ना लगाइयो भैया, क्योंकि इसका क्षय जो है वो CCl2F2 के कारण होता है, जिसे हम यहाँ पे बताते हैं फ्रियोन। क्या बताते हैं? फ्रियोन बताते हैं। या तो इसी को हम क्लोरो यहाँ पे, फिर फ्लोरो, ये भी याद रख लो, फिर कार्बन बोलते हैं, यानी कि CFC बोलते हैं भाई। ऑप्शन बी लगा दो, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलना। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वनों की रक्षा, वन संरक्षण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? यहाँ पे जीवाश्म ईंधन भैया, कोयला ही तो जीवाश्म ईंधन है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो आप बता रहे 1986 में, तो हम भी लगा दिए। चलो अगला बता के चलो आप लोग। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे पर किए थे कार्य भैया? तो मटर के पौधे पर, और इन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है? जीन जानते हो ना भाई, जीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिन। चलो आगे बढ़ते हैं। जो आपकी वो विष को पूरा करता है वही जीन है ना। चलो यहाँ पे बताओ विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत हमारे विकास भैया ने दिया था, जिसका नाम डार्विन साहब है। विकास भैया याद ना रखियो, इसका नाम डार्विन है। चलो बता दो। यहाँ पे है अर्जित गुणों के वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत मेरे भाई, अर्जित गुणों के वंशागति का लक्षण कहो, जो कहो जल्दी से बता दो। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत मेरे प्यारे प्यारे भाई दिए थे लेमार्क साहब। यहाँ पे लामार्क लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि डीएनए द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? तो ये किया था वाटसन और क्रिक ने। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके मेरे भाई, तो आज के क्लास में आप कितना स्कोर कर पाए हो 50 क्वेश्चन में, ये बता दीजिएगा। क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके मेरे भाई, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद करके आइएगा। मिलते हैं फिर।